हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए, यूपी पीजीटी का टीजीटी का पेपर कर रहे थे हम। टीजीटी का पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। यूपी पीजीटी का भी हम कर चुके हैं। पीजीटी का 2019 का हमने पेपर कर लिया है कंप्लीट। जिसने नहीं देखा वो देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ वगैरह जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा मैं सारी एक साथ इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। करते हैं स्टार्ट हम। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड, इसमें से क्या नहीं है? पर्सनल सेलिंग का क्या टारगेट नहीं है? देखो, पर्सनल सेलिंग वो होती है जब आमने सामने, ठीक है, फेस टू फेस कहते हैं इसको, कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, जब आमने सामने होएगी ये, फेस टू फेस कहेंगे इसको, इसको फेस टू फेस कहते हैं। इसमें क्या होगा? सेल्समैन, सेल्समैन डायरेक्टली कस्टमर से बात करेगा डायरेक्टली, और अपनी बात बताएगा कि ये प्रोडक्ट में ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो ये कस्टमर है, तो कोई भी डाउट होता है कस्टमर उसी टाइम पूछ सकता है। ये होती है हमारी पर्सनल सेलिंग। देखो, इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट तो होगा, टू वे कम्युनिकेशन, ये भी बोलेगा और कुछ इसको डाउट है तो ये भी पूछ लेगा, तो टू वे कम्युनिकेशन भी होगा। और इसको पता चल जाएगा सेल्समैन को कि जो कस्टमर है वो उसकी गुड्स को लेने में इंटरेस्ट है या नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा मॉल वगैरह में भी, या घर पे भी, देखो इसका एग्जांपल ले लो, कई बार आपके घर पे आते हैं सर्फ वगैरह वाले। अब तो खैर कोरोना चल रहा है, तो पहले देखना कई बार, जैसे एक बार हैंको वाले आए थे कि आप कौन सा सर्फ यूज करते हैं, पहले पूछा, फिर कहा कि आप ये ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो ये सारा क्या है? ये पर्सनल सेलिंग है। तो उनको कस्टमर को के फेशियल एक्सप्रेशन से पता भी चल जाता है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं आएगा? ये सारे होंगे, तो इसमें मास ऑडियंस नहीं है। देखो, फेस टू फेस पर्सनली हो रहा है, तो पर्सनली हो रहा है तो आप बहुत लोगों से, मास ऑडियंस से एक बार में थोड़ा कॉन्टैक्ट कर पाओगे, तो ये नहीं होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। देखो, ये पर्सनल सेलिंग क्या होती है लिखा भी है, इसको पोस्ट करके आप पढ़ भी सकते हो। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? ये देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस का पहले ऊपर भी पार्ट 1 में भी क्वेश्चन था इसका एक, ठीक है, पार्ट 1 में भी था, एक दो क्वेश्चन थे इसके, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, 2 पार्ट में ही 3 क्वेश्चन आ गए। देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग और फिर कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इसको याद, ट्रिक से याद कर सकते हो इसको। इसके लिए ट्रिक है आई एम, इनको ना सीक्वेंस में याद करना होगा, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो आई एम रिकॉर्डिंग क्लास 7, सेक्शन ए है, 7A, 7A कॉन्टैक्ट नंबर। भैया, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, व्हाट्सएप पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? आई से आइडेंटिफाई, एम से मेजरमेंट, आर से रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, 7 मीन समराइजिंग, ए से एनालाइज, और कॉन्टैक्ट से क्या करेंगे? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में याद रख लेना। इसमें क्या नहीं आया? इसमें नहीं आया हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग नहीं आया। तो क्या नहीं है? सिंप्लीफाइंग। The relationship between the value of money and general price level is, देखो, value of money and general price level में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनवर्स और प्रोपोर्शनल। क्या रिलेशन है इसमें? देखो, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? जब दोनों एक साथ होंगे। इनवर्स क्या होगा? जब एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, ठीक है, ये इनवर्स होगा, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन होता है इसमें? होगा इनवर्स रिलेशन। देखो, वैल्यू ऑफ मनी क्या? इज वट 1 यूनिट ऑफ मनी कैन बाय, यानी कि आप 1 यूनिट मनी से क्या चीज बाय कर सकते हो। देखो, मैंने 15 रुपीज में क्या लिया? 15 रुपीज में 1 एप्पल, एक एप्पल लिया मैंने। एक एप्पल कितने का आ रहा है? 15 रुपए का आ रहा है, ठीक है। एक एप्पल लेके आई मैं 15 रुपए का। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस लेवल इज द, प्राइस लेवल क्या होता है? देखो, ये तो हो गया हमारा वैल्यू ऑफ मनी, मीन्स 1 यूनिट में आप क्या बाय कर सकते हो। अब प्राइस लेवल क्या होता है? एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस विद इन एन इकोनॉमिक, एवरेज प्राइस, ठीक है। अब देखो, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, तो एक एप्पल जहाँ 15 रुपए का आ रहा था, अब कितने का आने लग गया? 20 रुपए का आने लग गया। तो अब मुझे एक एप्पल खरीदना है, तो मैं एक एप्पल खरीद ही नहीं पाऊंगी,
मेरे पास तो 15 रुपए हैं, तो मैं खरीद नहीं पाऊंगी। पहले तो मैं बाय कर रही थी, 15 रुपए का आ रहा था, तो क्योंकि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गए हैं प्राइस। मेरे पास तो 15 रुपए हैं, तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। अब मुझे खरीदना है तो मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 5 रुपीज, एक्स्ट्रा 5 रुपीज चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू थी, मनी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, जबकि क्या हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गए। तो ये कैसा रिलेशन होगा, देखो इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जितना एक में चेंज हो रहा है दूसरे में भी उतना चेंज हो रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। देखो अब सबसे पहले पता होना चाहिए क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक। देखो मैं बैंक में गई, मैंने बैंक में अपने क्या करे, 5,000 जमा करवा दिए, 5,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक मेरे को मेरी डिपॉजिट पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा ना। तो अब देखो बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक ने मेरे से पैसे लिए और मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को बिल्कुल फायदा होगा, जब भी तो बैंक करेगा। बैंक जो करेगा अब इस 5,000 को क्या करेगा, इसमें से कुछ वो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिजर्व रेशो रखनी पड़ती है। जैसे मान लो रिजर्व रेशो 10% है, तो इसका 10% 500 बैंक को रखने पड़ेंगे अपने पास, बाकी 4500 बैंक क्या करेगा, इसमें से 4500 बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा। क्या कर देगा, लोन दे देगा। बैंक मुझे कम इंटरेस्ट देगा, लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट देगा, जो डिफरेंस हो जाएगा वो बैंक की इनकम होगी। देखो बैंक का पैसा भी कुछ भी नहीं गया, बैंक ने कस्टमर से पैसा लिया और आगे उसी पैसे को लोन दे दिया। तो बैंक ने क्या क्रिएट कर दी, क्रेडिट क्रिएशन। ऐसे ऐसे ये स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, ऐसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, ये क्रेडिट क्रिएशन हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा लिमिट्स द पावर, क्रेडिट क्रिएशन को कौन लिमिट कर रहा है, कौन कम कर रहा है, किससे कम हो जाता है क्रेडिट क्रिएशन। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, रिजर्व रेशियो कुछ रखनी पड़ती है। जैसे अगर रिजर्व रेशियो 10% थी तो 500 रखिए, अगर रिजर्व रेशियो बढ़ जाए तो 20% हो जाए, तो अब बैंक कम लोन दे पाएगा। बैंक को 1,000 रखने पड़ेंगे तो बैंक अब 4,000 लोन दे पाएगा ना, कम दे पाएगा। तो ऐसे कौन सा होता है, देखो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टैक्स वगैरह लेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड ला बन जाते हैं। ये हमारा होगा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, देखो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करेंगे, देख लो अब कैसे करेंगे, लोन दे देंगे। ठीक है, लोन देके क्रेडिट क्रिएट करते हैं। रेपो रेट क्या होती है, इट इज द इंटरेस्ट रेट। कौन सी रेट, इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मीन्स, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई ऑफ ए कंट्री लैंड्स मनी, मनी उधार दे रहा है। लैंड्स मीन्स क्या दे रहा है, वो उधार दे रहा है, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को दे रहा है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, उनको दे रहा है। यानी कि क्या हुआ, रेपो रेट, जिसमें रेपो, रेपो मीन्स आर से रेपो, आर से आरबीआई, आरबीआई उधार दे रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है। ठीक है, आरबीआई उधार देगा किसको, कॉमर्शियल बैंक को, इसको कहेंगे रेपो रेट। जैसे अब देखो आरबीआई उधार दे रहा है, आरबीआई पहले 5% में दे रहा था। ठीक है, अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 20% कर दिया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक डिमांड क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो ये आगे भी क्या देंगे, कम लोन देंगे। ठीक है, आगे भी क्या करेंगे, ये कम लोन देंगे। फिर एक और होता है रिवर्स रेपो, अगर बाई चांस आरबीआई लेता है कमर्शियल बैंक से, इसका उल्टा भी हो सकता है, आरबीआई लेगा कमर्शियल बैंक से तो उसको कहेंगे रिवर्स, रिवर्स रेपो। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड टोटलिंग, ट्रायलिंग, बैलेंसिंग, एनालिसिंग। टोटलिंग, देखो अब ये दो साइड का अकाउंट्स है, अगर यहाँ मेरे 50,000 हैं, ठीक है, तो यहाँ भी मेरे 50,000 होने चाहिए, लेकिन सपोज यहाँ मेरे 40,000 है, तो 10,000 क्या है, कम है, तो हम बैलेंस कह देते हैं ना, बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफरेंस है, तो दोनों साइड के अकाउंट्स में टोटलिंग में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमें टोटल तो इक्वल करना होता है, तो वो क्या होगा, बैलेंसिंग। ये +1 का ही क्वेश्चन है। द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होती हैं। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को हम डिवाइड करते हैं कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में। तो हमारी यहाँ कॉस्ट, रियलाइजेशन, मैचिंग सारी ही होती है ये हमारी कंसेप्ट। लेकिन कह रहा है पी एंड एल, पी एंड एल बनाने के लिए कौन सी जो इंपॉर्टेंट है, वो हमारी इंपॉर्टेंट है मैचिंग कंसेप्ट। देखो सारी देख लेते हैं एक बार। देखो फुल डिस्क्लोजर, फुल का मतलब पूरा, डिस्क्लोज का मतलब होता है शो करना, प्रकट करना,
हिंदी में प्रकट करना। तो जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें हर चीज़ को क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, शो करना चाहिए, जो डिसीजन लेने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए। रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज। रियलाइज भी जब आप सेल्स को कब रियलाइज मानोगे या इनकम को कब रियलाइज मानोगे, जैसे मेरे पास इनकम हुई रेंट की, तो मैं इसको कब रियलाइज मानूंगी, जैसे ये ड्यू हो जाता है, ड्यू बेस पे हम इनको रियलाइज मान लेते हैं। सेल्स को कब मानेंगे, जैसे ही हमने सेल्स का क्या किया, ऑर्डर पे नहीं, जैसे ऑर्डर मिला जब नहीं, जैसे ही हमने ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, चाहे पैसे आए चाहे नहीं आए, हम सेल्स को रियलाइज मान लेंगे। ठीक है, रियलाइज कंसेप्ट कहता है कब इनकम को रियलाइज, रेवेन्यू को रियलाइज करोगे। कोस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो आप एसेट लेके आए हो उस प्राइस पे आप, जैसे मैंने ये 5 लाख की सपोज एसेट ली, तो इसको इंस्टॉलेशन का खर्चा भर दिया मैंने 5,000 रुपये, तो जो मैं बुक्स में दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी 5,05,000। यानी कि कोस्ट ये कहता है कि जो आप एसेट लेके आए हो उस प्राइस पे, प्लस में जो ट्रांसपोर्ट इंस्टॉलेशन, यानी कि जब तक वो यूज के लिए नहीं लायक हो जाती, जब तक का सारा खर्चा आप कॉस्ट में दिखाओगे, और उसके बाद जो डेप्रिशिएशन होगा हर साल डेप्रिशिएशन लेस करके कॉस्ट पे दिखाओगे। मैचिंग कंसेप्ट, अब जो हमारा है ये मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग, देखो मैच करना। मैच करने का मतलब क्या है, आप मैचिंग कंसेप्ट कहता है इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करो, मैच करो। अगर आपकी जो इनकम हुई है तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हुआ है, तो उस एक्सपेंसेस को क्या करना है आपको, उसी इनकम से चार्ज कर लो, उसी इनकम से कट करना है, तो ये कहते हैं मैचिंग। यानी कि 1 साल की अगर आपने इनकम लिया तो 1 साल के उसी साल के सारे खर्चे भी आप ले लोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ऐसे ही बनाते हैं ना, प्रीपेड होता है तो लेस करते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। देखो मनी का क्या फंक्शन नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो मनी की जो बेसिकली फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, वैसे अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे हम किसी को क्रेडिट का बेसिस, उधार भी तो देते हैं ना, मनी पैसा उधार भी देते हैं, क्रेडिट का बेसिस भी तो बनता है, अदर फंक्शन भी हो सकते हैं। प्राइमरी में देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे, जैसे आप लेने गए मार्केट में एक शर्ट लेने गए, आप शर्ट बाय करोगे, आपके पास शर्ट आएगी और शॉपकीपर आपसे क्या ले लेगा, मनी ले लेगा। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, उसने आपको शर्ट दी, आपने उसको मनी दे दी। ठीक है, एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। मेजर ऑफ वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट भी कह सकते हो इसको, मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मेजरमेंट ऑफ यूनिट कैसे, आप एक स्कूटी लेके आए, फटाफट आपके पड़ोसी आ गए, अच्छा नई स्कूटी लेके आए हो, पहला क्वेश्चन ये कितने की लाए जी, कितने की लाए। ठीक है, तो आपने बताया 55,000 की लेके आए, तो ये क्या हो गया, हमारी मेजरमेंट ऑफ यूनिट, आप मेजर कर रहे हो। सेकेंडरी फंक्शन हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप इकट्ठा स्टोर भी तो करते हो ना, हम अपने पास बैंक में भी रखते हैं, अपने घरों में भी मनी को रखते हैं, और फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी हो तो मनी से कर सकते हैं, पास्ट की पेमेंट, फ्यूचर की पेमेंट सब मनी से हो जाता है। ठीक है, पेमेंट सारी मनी से हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या नहीं है फंक्शन, स्टोरेज है, मीडियम है, यूनिट। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस नहीं है, ये अथॉरिटी करेगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस क्या करती है, कोई अथॉरिटी होगी जो वो करती है, जैसे आरबीआई, गवर्नमेंट, इनके काम होते हैं ये। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, देखो पर्सनल सेलिंग का एक और क्वेश्चन आ गया, अभी हमने ऊपर करा था। पर्सनल सेलिंग में आपको ऊपर बता चुकी हूँ, फेस टू फेस होगा, ओरल कम्युनिकेशन बोल के भी, ओरल मीन्स बोल के करोगे आप, कन्वर्सेशन विद कस्टमर होगा, सारे ऑल ऑफ द अबव। A journal entry in which 2 or more accounts are debited and या credited is known as double entry, multi entry, additional और compound entry। double entry बताइए, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, देखो देखो कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है विच इज मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट, जिसमें या तो डेबिट ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा डेबिट होगा, या मोर देन वन क्रेडिट, या एक से ज़्यादा क्या होता है, क्रेडिट होता है, या तो डेबिट होगा एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा क्रेडिट होगा। कैसे देखो, जैसे मैंने रेंट पे किया, 5,000 मैंने रेंट दिया, ठीक है, 10,000 मैंने क्या दिया, सैलरी दी। ठीक है, तो मैंने इनको क्या करा, अलग अलग करने की बजाय इकट्ठा कर दिया, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, टू कैश गया मेरे यहाँ से 15,000 का, यानी कि ये होती है मेरी कंपाउंड एंट्री। जब अलग अलग एंट्री करने की बजाय हम एक साथ डेबिट कर देते हैं या एक साथ क्रेडिट। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर मुझे रेंट मिला है तो मैं कर दूंगी कैश अकाउंट डेबिट, टू रेंट मिला मुझे, टू सैलरी मिली मुझे। ठीक है, मोर देन क्रेडिट भी हो सकते हैं और डेबिट भी हो सकते हैं।
तो ये हमारा आंसर आ गया कंपाउंड एंट्री। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। मैनेजमेंट वो ऑर्गन है जिसको हम फंक्शन से डिफाइन करते हैं। देखो ये तुक्का हमारे क्वेश्चन होते हैं, जब भी डेफिनेशंस आती है ना, तो अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इस पे तुक्के ही चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे। तो ये किसने दी थी डेफिनेशन? ये दी थी पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर ने, ये लर्निंग का क्वेश्चन है, रट्टा लगाने वाला है ये। रिस्ट्रक्चरिंग कंपटीशन इज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप कंपटीशन को, रिस्ट्रिक्ट करना कंपटीशन को, वो क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। देखिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, कोई कस्टमर को धोखा देते हो, जैसे कोई फ्रॉड कर दिया आपने, ठीक है, जैसे कोई उसको जो मटेरियल था वो लो क्वालिटी का था, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं ये हायर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, नहीं आप लेके जाइए, आप इसको यूज कीजिए, धोखा दे रहे हो उसको, ठीक है। तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपके पास बहुत सारा गुड्स आए, ठीक है, आपके पास गुड्स है और आपने उसको क्या किया, गोदाम में अपने स्टोर कर लिया ताकि मार्केट में कमी हो जाए, जैसे कमी होगी फिर आप प्राइस बढ़ जाएंगे, जैसे कमी होगी, और फिर आप अपना मार्केट से, गोदाम से माल निकालोगे, तो होर्डिंग करना जिसको कहते हैं। तो ये होता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें आप क्या करोगे, अफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाई इन मार्केट, मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हो, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस में चेंजेस ला रहे हो, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है। ये रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हो आप, ठीक है, ताकि आप सारा होल्ड कर लोगे तो कॉम्पिटिशन वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा रिस्ट्रिक्टिव। देखो आर से रिस्ट्रिक्टिंग और रिस्ट्रिक्टिव सेम ही तो वर्ड है, देखो तुक्का भी लगा सकते हो, सेम सेम वर्ड है। द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। सैलरी है जो क्लर्क की दी है, क्लर्क है एक रमेश, उसको सैलरी पे करी, तो हम क्या करेंगे, उसको सैलरी दे रहे हैं तो किस में क्रेडिट करेंगे? तो हम एंट्री करेंगे, सैलरी हमारे लिए खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 10,000 की सैलरी दी, सैलरी 10,000 टू कैश गया 10,000 का, तो क्रेडिटेड होगा कैश अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन +1 का है ये। सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय। देखो जो अप्रोचेस होती है ना, ये एक एक अप्रोच से 4-4, 5-5 पर्सन के नाम जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। वैसे सिस्टम अप्रोच से जो मेनली नाम जुड़ा हुआ है वो है चेस्टर बर्नार्ड का नाम जुड़ा हुआ है। सिस्टम अप्रोच क्या होती है हम देखते हैं। सिस्टम, देखो एक सिस्टम में काम हो रहा है जी, एक सिस्टम में कैसे, जैसे आपकी बाइक है, ठीक है, अगर आपकी बाइक में कुछ फंक्शन खराब हो जाता है, कोई एक फंक्शन खराब हो जाता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन जो है, एक फंक्शन पूरी बाइक को खराब कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको बाइक चलानी है तो जितने भी उसके पार्ट्स हैं ना, एक पार्ट खराब हो गया तो सारी बाइक नहीं चलेगी। तो सारे पार्ट्स में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सिस्टम में काम होता है। ये होती है हमारी सिस्टम अप्रोच। जैसे डिपार्टमेंट ले लो, जैसे देखो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि मुझे 5,000 यूनिट बनानी है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि आप 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करिए। बट अगर देखो, अगर 5,000 यूनिट का ये प्रोडक्शन नहीं कर पाता, इसके काम की वजह से इसका काम रुक गया, तो ये सेल कैसे करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जो सारे डिपार्टमेंट हमारे वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक ने काम अच्छा नहीं किया तो दूसरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये होती है सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में काम होता है, ठीक है, डिपेंड होते हैं सारे एक दूसरे पे। जैसे बाइक के पार्ट्स हो गए, अगर पार्ट्स में किसी में एक में खराबी होगी तो बाइक नहीं चलेगी। ये सब क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो ये किसने सिस्टम प्रोसेस नोट कौन रिलेटेड नहीं है, किसने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया था? देखो इसका प्रचार प्रसार पीटर ड्रकर ने नहीं किया था। ये मोस्टली रिलेटेड है एमबीओ से, ठीक है, एमबीओ से इन्होंने एमबीओ कंसेप्ट किया था, पार्ट 1 में कम कर चुके हैं हम। बाकी ये तीनों हैं, ये इससे रिलेटेड है, सिस्टम अप्रोच से स्कॉट भी, रॉबर्ट भी और थॉमसन भी। क्योंकि एक एक अप्रोच से 5-5 पर्सन रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू। प्राइमरी फंक्शन क्या है, देखो बुक कीपिंग का फंक्शन पूछा, लेकिन कौन सा पूछा है, ये देखो प्राइमरी पूछा गया है। सबसे पहला जो प्राइमरी बुक कीपिंग का फंक्शन ही क्या है, रिकॉर्डिंग करना। पहला फंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग करना। डिजाइनिंग द सिस्टम, डिजाइन बनाना नहीं है। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अकाउंटेंट को नहीं। रिकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग द जो प्राइमरी फंक्शन है वो है रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डाटा। सेक्शन 236 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। देखो ये क्वेश्चन ना इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि जो अब कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन है 236 वो सम्मन वगैरह, नोटिस, ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड है। लेकिन जब ये बात पूछी गई है तो ये है कंपनीज एक्ट 1956, कर लो यहाँ पे 1956 के अकॉर्डिंग पूछी गई है, जो अब क्वेश्चन नहीं आने, चांस नहीं आने के।
तो बता देती हूँ, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड था ये, ठीक है। अब ये इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये यूजीसी नेट में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कौन सा जो है जिसको आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते, किसके नहीं दिखा सकते? देखो, एक होता है मीडियन। मीडियन का मतलब ही क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इसको हम शो करते हैं। देखो, ये दो ओजिस लेते हैं, लेस देन और मोर देन, ये ऐसे ओजिस होते हैं, OGIVE। तो जहाँ ये कट करते हैं वहाँ क्या होता है? मीडियन। तो मीडियन को तो हमने ये ग्राफ बना दिया ना, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, मीडियन को तो ग्राफ बन गया। ऐसे ही मोड का भी, ऐसे क्वार्टाइल भी ऐसे होगा, ये लेस देन और मोर देन ओजिस से क्वार्टाइल भी निकल जाएगा। मोड का भी बनेगा, जैसे जिसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ऐसे मोड का भी बनता है। ये सब ने बनाए होंगे। देखो, और फिर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ की लिमिट से ऐसे कर दो, और फिर जहाँ ये कट करता है वहाँ क्या आ जाता है? मोड आ जाता है, ठीक है। मोड भी शो होता है, क्वार्टाइल भी, मीडियन भी। अर्थमेटिक मीन कभी भी ग्राफ से शो नहीं होता, सिर्फ उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, उसी से ही कैलकुलेट होता है। देखो, ये बनाया हुआ है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है साउंड पोल्यूशन अराइजेस व्हेन साउंड वेव्स एक्सीड। देखो, ये क्वेश्चन जो है साउंड पोल्यूशन का उन्होंने दे दिया, ऐसे क्वेश्चन कम एक्सपेक्ट करते हैं। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें आते हैं नॉइज पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, ये सारे। तो कहता है व्हेन साउंड वेव्स एक्सीड्स। साउंड पोल्यूशन कब मानते हैं? जब साउंड वेव्स एक्सीड हो जाए। देखो, इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा। जो साउंड वेव होती हैं, देखो, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हमें साउंड मिल जाए ना, एक लिमिट से ज़्यादा मिल जाती है साउंड, तो हम क्या हो सकते हैं? बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल सुनेगा ही नहीं। तो ये लिमिट तक होती हैं, ये 50 डेसिबल से अगर एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें रेजिडेंशियल एरिया में। ऐसे ही 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। अगर ये 70 से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो पर्सन क्या हो जाता है? बहरा हो जाता है। तो एक लिमिट तक की साउंड शोर जो हमें होता है, एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। तो इस टाइप के आने की उम्मीद कम है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऐसा एक आधा क्वेश्चन ही आता है कोई, सस्ता है तो। कौन सा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, देखो, मार्केट फाइनेंशियल टू टाइप की होती है। एक होती है जो हमारी मनी मार्केट, क्या होती है? देखो, पहले शॉर्ट टर्म की मार्केट। मनी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म की, या तो 1 ईयर की या उससे लेस की। अगर मोर देन 1 ईयर हो तो कौन सी हो जाएगी? फिर हो जाएगी वो कैपिटल मार्केट, ठीक है। मार्केट फाइनेंशियल मार्केट 2 होगी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की, मोर देन 1 ईयर। अब देखो, मनी मार्केट है एक ऑर्गेनाइज मीन जिसपे रूल्स रेगुलेशन होंगे, जिसपे कोई बॉडी होगी रूल्स रेगुलेशन, जिसको कोई रेगुलेट करेगा। अनऑर्गेनाइज जिसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जैसा मन चाहे, जो पैसा दे रहा है वैसे कर सकता है वो। इसमें ऑर्गेनाइज में जैसे RBI हो गया, कमर्शियल बैंक आ गए, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सारे आ जाएंगे इसमें, कमर्शियल बैंक सारे। और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें आएंगे इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लैंडर। मनी लैंडर क्या होते हैं? मूवी में देखा होगा आपने लाला, अरे लाला तूने इनके पेपर ले लिए किसानों के, वो कागजात थे ना, कागज ले लेता है और साइन करवा लेता है लाला, पैसे देता है उनको, वो मनी लेंडर्स होते हैं। लाला, सेठ, अरे साहूकार, बहुत मूवीज में आता है ये। इंडिजीनियस बैंकर्स क्या होते हैं? ये देशी बैंक होते हैं। इसमें क्या होता है? ये अपनी मनमानी रेट से इंटरेस्ट लेते हैं। देखो, नाम ही है अनऑर्गेनाइज, तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं कस्टमर का, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको कोई कंट्रोल भी नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता इन पे, ठीक है। तो कौन सा पार्ट नहीं है हमारा? इंडिजीनियस बैंकर नहीं है, बाकी सारे आपने देख ही लिए हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो, मैंने कैश डिस्काउंट दी है डेटर को, ठीक है, तो मैं किसके अकाउंट में क्रेडिट करूंगी? देखो, अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो डिस्काउंट तो मेरे लिए हो गया। अगर मेरा बिजनेस है तो मेरा डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा हो गया, मेरे पास कैश आ जाएगा, ठीक है। टू डेटर या कस्टमर कर दूंगी मैं, टू डेटर, टू कस्टमर, टू डेटर या टू राम श्याम, जो भी है, ठीक है, ओब्लिक कुछ भी है, ठीक है। कैश मेरे पास आएगा, डिस्काउंट मैंने दे दी, ठीक है, मेरे पास कैश आया, सपोज
मेरे कस्टमर थे 50,000 के, सपोज एग्जाम्पल 50,000 के थे, 45,000 मेरे पास आया 45, 5,000 मैंने दे दी डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं एंट्री करूंगी, कस्टमर का अकाउंट बना रही हूँ, तो कस्टमर का अकाउंट बन रहा है, देखो ध्यान से, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाऊंगी, क्या लिखूंगी, कैश, कैश और डिस्काउंट। लेने कितने हैं मैंने कस्टमर से, 50 लेने हैं। ठीक है, कैश उसने मेरे को 45 दिया और डिस्काउंट मैंने उसको दे दी 5,000, तो यहाँ भी 50 हो गया, यहाँ भी 50। तो हमने क्या कर दिया, कस्टमर के अकाउंट से ये डिस्काउंट क्रेडिट कर दी, तो आंसर आएगा हमारा, क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट को कस्टमर के अकाउंट में। इन द केस ऑफ हायर परचेज, एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद, देखो हायर परचेज क्या होता है, हायर दो होते हैं, एक हायर परचेज और एक इंस्टॉलमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट मेथड, दो मेथड है। हायर परचेज में क्या है, जैसे कोई महंगी गुड्स है, सबसे पहले ये यूज होता है जो एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं, तो जैसे कोई 50,000 की गुड्स है, जैसे वॉशिंग मशीन लगा लो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड 50 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो अब एकदम पैसा निकालना पॉसिबल नहीं होता कस्टमर के लिए, तो वो क्या करता है, वो कई बार क्या कहेगा, मेरे को हायर परचेज पे दे दो, वो मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट किस्तें देता, किस्तें बन जाती हैं, वो किस्तें देता रहेगा। ठीक है, और गुड्स को ले आता है। लेकिन जो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में एक ही फर्क होता है, एक ही चीज़ का, एक हायर परचेज एक इंस्टॉलमेंट, दोनों में क्या है, किस्तें बन जाएंगी। आपने जैसे 5-7 हज़ार का दे दिया, एक बार में डाउन पेमेंट कर दी और बाकी किस्तें बन जाती हैं, जो पैसे रह जाते हैं। प्लस में अब इसके लिए सेलर बेवकूफ़ तो नहीं है, किस्तों में पैसे लेगा, अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो जो किस्त बनाएगा उसमें क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा आपसे। तो दोनों में सेम चीज होती है, दोनों में किस्तें बनेगी, दोनों में इंटरेस्ट होता है। इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, इसमें जो ओनर जो है, ठीक है, वो मालिक नहीं बनता जब तक कि सारी इंस्टॉलमेंट, सारी पेमेंट ना कर दे, सारी किस्तों की पेमेंट ना कर दे, तब तक मालिक नहीं बनता। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इसमें उसी टाइम वो ओनर बन जाता है, उसी टाइम क्या होगा, इसमें ओनर बन जाएगा, इसमें नहीं ओनर बनता, इसमें ओनर उसी टाइम बन जाता है, उसे सारी किस्तें देने की जरूरत नहीं है, पहले ओनर बन जाएगा, बस यही फर्क है इसमें। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, ठीक है, जो भी है वो चार्ज करेगा। इसमें देखो, ओनरशिप ऑफ नॉट ऑफिशियली ट्रांसफर टू बायर, उसको ओनरशिप नहीं मिलती जब तक कि ऑल पेमेंट्स हैव बीन मेड, जब तक कि सारी पेमेंट नहीं हो जाती हैं। तो हायर परचेज सिस्टम है, तो इसमें जब एसेट अकाउंट है वो डेबिट होगा, किससे होगा, वो होगा कैश वैल्यू से या कैश प्राइस से, कैश प्राइस से डेबिट होता है। किससे होगा, वो कैश प्राइस से डेबिट होगा। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट डिमांड लाइन, देखो स्ट्रेट डिमांड कर्व कैसा होगा, ये हमारा डिमांड कर्व बना दिया मैंने स्ट्रेट। मिड पॉइंट पे पूछ रहा है जी, मिड पॉइंट पे क्या होगी इलास्टिसिटी, यहाँ पे होती है मिड पॉइंट पे 1 = 1, तो एक यहाँ पे भी होगी, एक यहाँ पे भी होगी, एक यहाँ पे भी होगी और एक यहाँ पे भी होगी। ठीक है, 5 होंगी। ये देखो, ये कर्व बना हुआ है, ये हमारा मिड पॉइंट है, इसमें क्या है, PN लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे लोअर सेगमेंट देखो, ए से लेके एन, AN, और अपर सेगमेंट कितना है, MA या AM। देखो AN जो है वो क्या है, बड़ा है, जबकि AM क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ED > 1। ये मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं, कॉमर्स कंसेप्ट के नाम से वीडियो है, मैंने काफ़ी टॉपिक करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से कर लेना। ये मैं वैसे आपको शॉर्ट में या इन्फिनिटिव होगी या 0 होगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो हमारी होगी =1। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज द सेम एज ऑफ शेयर। देखो सरेंडर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि रिटर्न ऑफ शेयर्स, रिटर्न मीन्स वापस कर रहा है शेयर्स को, कौन, शेयर होल्डर, अपनी मर्जी से शेयर होल्डर क्या कर रहा है, कंपनी को शेयर्स रिटर्न कर रहा है, किसके लिए, कैंसिल करने के लिए। तो क्या कह रहा है कि मेरे शेयर्स को कैंसिल कर दो, अपने सारे राइट्स छोड़ देता है। तो शेयर जैसे ही कैंसिल होंगे, हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यही सेम चीज हम किस में करते हैं, शेयर फॉरफीचर में। फॉरफीचर में भी हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो दोनों के इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों में शेयर कैपिटल डेबिट होगी, दोनों में शेयर कैंसिल होंगे। तो ये पूछ रहा है कैसे, जो उसका शेयर जो सरेंडर कर रहे हैं उसका इफेक्ट कैसा, किससे मिलता जुलता है, वो मिलता जुलता है शेयर फॉरफीचर से। इशू, जब आप शेयर को इशू करोगे, जब जैसे इशू करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जो इशू हो रहा है, सेकंड टाइम इशू हो रहा है, री इशू का मतलब जब शेयर फॉरफीचर हो गए दोबारा से इशू कर रहे हो तो उसको री इशू कहते हैं।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इंक्लूड। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले वाली अप्रोच है वो मनी में क्या क्या इंक्लूड करती है, करेंसी, करेंसी के साथ साथ डिमांड डिपॉजिट, करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट और लिक्विड एसेट। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है, वो फोकस करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे। सबसे पहला क्वेश्चन एक यहाँ से एमसीक्यू बन गया, ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे फोकस करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे, क्योंकि मनी के फंक्शन है ना। तो देखो ये बहुत सारी 3-4 अप्रोचेस आई हैं, सब सब जो है किसी ना किसी पे फंक्शन करती हैं। ट्रेडिशनल ने फंक्शन कर दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे, ऐसे कोई स्टोर ऑफ वैल्यू पे फंक्शन करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है उनके काम हैं। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मनी में हम क्या लेते हैं, करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस में डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक के पास हमारे पैसे जमा है, हमारी डिमांड डिपॉजिट है, उन दोनों को ऐड करते हैं इसमें। तो देखा जाए तो ये और पैसे को नहीं लेती, तो एक तरफ से ये लिमिटेड इसका स्कोप हो जाता है, लिमिटेड, इसमें पूरी फुल और लिक्विड मनी नहीं लीगी। एक ऐसी अप्रोच भी है जो सारी मनी की सारी लिक्विड एसिड को भी इंक्लूड करती है। तो कहीं इसकी ड्रॉबैक भी है थोड़ी बहुत, कहीं इसके बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक दोनों चीज़ें हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, देखो करेंसी भी होती है, लेकिन ये देखो करेंसी तो होती है लेकिन ये आधा आंसर है, करेंसी के साथ डिमांड डिपॉजिट ये हमारा पूरा आंसर है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, देखो दो पार्टनर ए और बी, ए प्रॉफिट को बांट रहा है, 50 बांट रहा है और ये भी 50 ले रहा है। सी नया पार्टनर आ गया जी, कह रहा है जी प्रॉफिट दो, आ गया ये। तो ए बी ने कहा पहले तो हम 50 ले रहे थे, ये पहले का है, पहले 50-50 ले रहे थे, अब तेरे को दे देंगे कोई बात नहीं। अब प्रॉफिट हुआ सी के आने के बाद 100, यहाँ भी 100 था, तो अब सी को दे रहे हैं, ए के हिस्से में अब 40 आया, बी के हिस्से में अब 30 आ रहा है। ठीक है, तो अब सी को कितना मिला, 70 हो गया, सी को मिला 30। ठीक है, देखो तो ए का प्रॉफिट भी पहले से कम हुआ, बी का भी पहले से क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, सी का बढ़ गया। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस किया ना, सेक्रीफाइस कर दिया इन दोनों ने। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, गुडविल लेके आएगा, तो ओल्ड पार्टनर को क्या बेनिफिट होगा, उनको नुकसान हो गया अपने इसका, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसे ले लेंगे, गुडविल को कैसे लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को ले लेंगे वो। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क। देखो रूल्स और रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं, मैनुअल में लिखे होते हैं। रूल्स और जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन रूल्स मैनुअल में लिखे होते हैं, और एक होता है चार्ट। चार्ट ऐसे होगा जिसमें हायरार्की होती है, चार्ट में क्या होएगी, हायरार्की होएगी चार्ट में, और रूल्स रेगुलेशन मैनुअल में होंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं, ऑफिस की, तो ऑफिस वाला किस में होंगे, ऑफिस मैनुअल में। गाइडलाइंस जो हमें एक्शन के लिए हमें गाइड करेंगी, एक्शन के लिए जो क्या करती हैं, गाइड करती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जैसे पॉलिसी है, पॉलिसी को गाइडलाइंस कहा जाता है। ठीक है, चार्ट बता दिया जी, मैनुअल हो गया जिसमें रूल्स होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कितने आपने इनपुट लगाए, ठीक है, और इनपुट और आउटपुट का रिलेशन देखना, बेसिकली ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। ये फ्लो कंसेप्ट नहीं, एट्रीब्यूट मीन्स इसकी फीचर्स पूछ रखी है। फ्लो कंसेप्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी ऑफ स्टेट, ये देखो प्रोडक्शन फंक्शन सारा लिखा हुआ है, ये मैंने थोड़ा देख लेना इसको। देखो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मीन फीचर्स हैं, प्रोडक्शन फंक्शन ये फ्लो कंसेप्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन टेक्निकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट में, और फिर डिपेंड्स ऑन स्टेट टेक्नोलॉजी पे। देखो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, अगर आप कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ गए हो तो आपका प्रोडक्शन जल्दी भी होगा और कम कॉस्ट में भी हो सकता है। ऐसे ही डिपेंड करेगा इनपुट पे, आपके इनपुट कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या नहीं है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में क्वांटिटी ऑफ इनपुट नहीं है, बाकी सारे हैं। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू। देखो कस्टमर ने सामान को वापस करा तो हम कैसे एंट्री क्या करेंगे, देखो जब हम सेल कर रहे हैं हम एंट्री क्या करते हैं, सेल अगर हम दे रहे हैं क्या, देखो मैंने अगर बस उधार ही सेल होएगी, जब वो वापस कर रहा है तो कैश भी कई बार हो सकता है कर दे, तो मैं उधार सेल की बात कर रही हूँ, क्रेडिट सेल की। मैंने क्या करा, राम अकाउंट डेबिट कर दिया टू सेल कर दी। मैंने राम को कहा ये गुड्स हैं 500 यूनिट की गुड्स, 500 यूनिट 500 रुपये की हैं, तो मैंने उसको 10 यूनिट दे दी। ठीक है, पेन दे दिए 10 यूनिट या कुछ भी दे दिया, तो राम लेके चला गया, उसने जाके देखा कि इसमें कुछ कुछ डिफेक्ट है, कुछ डिफेक्ट है, तो वो कह रहा है कि मैं आपको वापस करूंगा, इसमें डिफेक्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई कर देना, तो वो वापस करेगा, पहले सेल्स वापस कर रहा है तो रिटर्न कर रहा है ना, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगी।
इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था, दो सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम होता है और एक इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज में ओनर मालिक नहीं बनता, इंस्टॉलमेंट में मालिक बन जाता है वो, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट तो लेगा सेलर, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर है वो किस में क्रेडिट होगा, ये पूछ रहा है, वो होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। देखो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। देखो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड इन वन लमसम, एक साथ, लमसम का मतलब है एक साथ इकट्ठा पे करने की बजाय वो किस में देगा, बायर इंस्टॉलमेंट में देता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देता है। तो जो अनपेड अमाउंट रह जाता है, जैसे 50,000 का था, उसने 5,000 तो डाउन पेमेंट कर दी, बाकी कितने रह गए, 45,000 रह गए, ठीक है। जो 45,000 रह गए ये अनपेड अमाउंट है, तो अनपेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा सेलर, क्योंकि वो किस्तों में दे रहा है। इसमें गुड्स क्या होंगी, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएंगी, किसको, बायर को, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इफ द बायर डिफॉल्ट, अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो सेलर कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स। भैया गुड्स तो मालिक तो वो बन गया, तो वो कैसे लेगा, लेकिन उसके घर आके झगड़ा जरूर करेगा, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, उसके घर आके पहले तो 2-4 सुना के जाएगा उसको, ठीक है, नहीं तो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है वो। तो अंडर दिस मेथड है, एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद फुल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। ऊपर ये हम पहले हायर परचेज में भी कर चुके हैं, कैश प्राइस, एसेट अकाउंट डेबिट होगा कैश प्राइस से, ठीक है। जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, इसमें क्या खोलेगा वो, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोल देगा, जिसमें क्या करेगा वो, जैसे 45,000 पे डिसाइड करेगा कि मुझे 5,000 इंटरेस्ट लेना है, तो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट किस में दिखाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाएगा। फिर जैसे जैसे बायर से वो किस्त लेगा, प्लस में इंस्टॉलमेंट लेगा, जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है, तो जैसे जैसे उसको इंटरेस्ट मिलता जाएगा वो इसमें दिखाता जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये अकाउंट को क्लोज, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलेगी ये सारा क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जैसे उसकी पूरी पेमेंट होगी तो क्लोज हो जाएगा ये। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट। चार्टर पार्टी क्या होती है, देखो चार्टर पार्टी का मतलब होता है एक तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। चार्टर पार्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द जो गुड्स को भेज रहा है और शिपिंग कंपनी के बीच में, और शिपिंग कंपनी। देखो आप सामान है, ये आपके इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया से अगर आप बाहर गुड्स को भेज रहे हो, ठीक है, इंडिया से बाहर गुड्स जा रहा है, समुद्र के रास्ते से जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं जाएगा, आपको क्या चाहिए, शिप में जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, ठीक है, या बहुत सामान बहुत ज़्यादा है तो आप पूरा का पूरा शिप भी हायर कर सकते हो, या थोड़ी सी जगह कर सकते हो, जिसको जैसे डिब्बों में जाता है सामान जिसको कार्गो कहते हैं, तो आपने थोड़ी सी जगह लेनी है शिप से, तो शिपिंग कंपनी से आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे एक, कि पैसे दोगे और उनसे उनसे जगह ले लोगे, तो उसे कहते हैं हम चार्टर पार्टी। मैरी टाइम मीन समुद्र का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जो शिप ओनर के बीच में और चार्टर के बीच में होगा। हायर जगह को लेंगे वो, आइदर ऑफ ए शिप फॉर द कैरिज ऑफ पैसेंजर के लिए, या कार्गो के लिए लिया जाता है मोस्टली, सामान के लिए। कार्गो मीन जिसमें आपका सामान जाएगा, डिब्बे हो, बॉक्स होते हैं जिसको कार्गो कहते हैं। इसमें क्या होगा, शिप का ओनर कहेगा ठीक है हम आपको ये दे देंगे, और उसके बदले वो अपनी फीस ले लेगा। चार्टर पार्टी मीन्स क्या हो गया, जब यूज होगा जब आप एक्सपोर्ट करते हो चीज़ों को, ठीक है, जब एक्सपोर्ट सामान को भेज रहे हो। इंटरनल ट्रेड होगा जो विद इन कंट्री होता है, इंपोर्ट जब आप फॉरेन से खरीद रहे हो। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू ए डेड स्टॉक ऑफ ए बैंक। फॉल्स की बात पूछ रहा है, कौन सा फॉल्स है, देखो डेड स्टॉक वो होता है जिसपे कोई इनकम नहीं होती है, ठीक है, जैसे इसके ऑप्शन से ही हो जाएगा। देखो दे यील्ड नो प्रॉफिट टू द बैंक, प्रॉफिट नहीं देते बैंक को। दीज इंक्लूड फर्नीचर एंड बिल्डिंग। देखो अब एक बैंक है, उसकी लोकेशन, बिल्डिंग बहुत अच्छी है उसकी बिल्डिंग, और अंदर आपने एंटर किया, बढ़िया एसी लगे हुए हैं, बढ़िया फर्नीचर बैठने के लिए, ओ हो मजा ही आ गया, ठीक है। बट बैंक को इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे बैंक की रेपुटेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, बैंक की रेपुटेशन इंक्रीज होती है इससे, ठीक है, बैंक की रेपुटेशन क्या होगी, इनसे इंक्रीज होगी। लेकिन बैंक के लिए सारे क्या होते हैं, डेड स्टॉक होते हैं, ठीक है, बैंक के लिए ये डेड स्टॉक होते हैं। तो इसमें से क्या नहीं है, इसमें से दे आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एनपीए कहते हैं, बहुत बार सुना भी होगा आपने एनपीए। इसके लाइव एग्जांपल हमारे इंडिया में हैं। देखो आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, काफी लोग क्या हुआ, बैंकों का पैसा खा के फॉरेन में जाके बैठ गए। अब सरकार की कोशिश है फॉरेन से उनको लेके आया जाए यहाँ पे और उनके खिलाफ केस किया जाए, क्योंकि उन्होंने बैंकों से बहुत सारा उधार ले लिया, उधार लेके और अपने चलते बने वो, ठीक है। तो ये होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब बैंक लोन देता है और उसके लोन वापस नहीं आते तो उसको कहते हैं एनपीए। इसके काफी टाइम पीरियड है, किस टाइम तक मानेंगे इसको एनपीए मानेंगे। वन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इज,
देखो वन ऑफ द प्रॉब्लम इंडिया फॉरेन ट्रेड में क्या प्रॉब्लम है, देखो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इन रुपीज, भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो और आपको देखो आप यूएसए से ले रहे हो, तो वहाँ पे आप कहोगे लो जी रुपीज लो, यूएसए वाले कहेगा ये क्या है, डॉलर चलता है हमारे यहाँ, रुपीज नहीं चलता, ठीक है, डॉलर चलते हैं ना वहाँ पे, तो रुपीज की तो इम्पोर्ट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, अभी आप एक्सपोर्ट आपका पहले इतना था, अब आपका एक्सपोर्ट इतना हुआ, बढ़ गया, तो अच्छी बात है भैया, बढ़ गया एक्सपोर्ट तो फॉरेन करेंसी आएगी हमारे यहाँ पे, ये तो बढ़िया बात है। अनफेवरेबल टर्म्स, देखो अगर नहीं भी आता तो इसके ऑप्शन से ही क्लियर है, अनफेवरेबल, आपकी जो चीज फेवर में ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, जो चीज फेवर में नहीं है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड में शर्तें जो है आपके अनुकूल है, उन्होंने कोई शर्त लगा दी, ऐसा नहीं ऐसा करना है तो मुश्किल हो रही है हमें ट्रेड में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इन 1991 क्राइसिस इन इंडिया इकोनॉमी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, देखो 1991 में क्या आई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्यों आई, इसीलिए आई थी क्योंकि बहुत क्राइसिस हो गए थे। क्राइसिस क्या हुए थे, जैसे इंडिया पेट्रोल बहुत खरीदता है, बाहर से इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो गई थी कंट्रीज में, जो इम्पोर्ट जो हमें दे रही थी ऑयल को, तो उसकी वजह से क्या था, सारी जो अब फॉरेन ट्रेड करते हो ना आप, अगर एक जैसे ये कंट्रीज हैं, ठीक है, ये कंट्रीज हैं, इनका सबका आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो अगर एक जगह प्रॉब्लम आती है ना, कोई एक जगह चीजें महंगी होगी तो वो आगे महंगी देगा, फिर वो आगे महंगी, तो ऐसे सारी जगह प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से क्या था, बाहर का सेक्टर था जो, उसकी वजह से क्या हुआ था, सारी प्रॉब्लम आ गई थी इकोनॉमी में। Which one of the following is not a part of Hawthorne experiment? Hawthorne experiment बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्टन ये उसमें भी आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पार्ट 1 में भी किया है हमने, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका ये, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, और प्रोसेस का 3 क्वेश्चन, तो जो मैं आप टॉपिक को ध्यान से देखना, वो आपने जरूर करके जाने हैं। एल्टन मायो ने अप्रोच दी थी, इसी पे उन्होंने निकाला था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डेवलप की थी उन्होंने, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 4 पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट किया था जी, 4 पार्ट्स में, इल्यूमिनेशन, मास इंटरव्यूइंग, बैंक वायरिंग, ऑब्जर्वेशन रूम, मास असेंबली रूम। देखो 4 पार्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ था। पहला हुआ था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, 8 10 10 12 साल लगाए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने में, तो 24 से 27 में हुआ था ये, ठीक है। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन होता था रोशनी, रोशनी का मतलब लाइट, वो देख रहे थे अगर वर्कर्स को प्रॉपर लाइट दी जाए क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इन्होंने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए थे, डिफरेंट वेरिएबल्स लिए थे और प्रोडक्टिविटी ली थी कि क्या फर्क पड़ रहा है प्रोडक्टिविटी पे, इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो लाइट और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन देखा था इसमें इल्यूमिनेशन में। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, रिले असेंबली टेस्ट रूम, देखो रूम की बात कर रहा है ये, ठीक है, रूम से आप याद कर रख सकते हो, इसमें बहुत सारे वर्कर्स बैठे हुए हैं, तो ये देख रहा था अगर हम उनके वर्किंग हार्स चेंज कर दें, ठीक है, उनका अगर वर्किंग हार्स है अगर कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्टिविटी पे। फिर मास इंटरव्यू, बहुत लोगों के उन्होंने इंटरव्यू लिए, बहुत वर्कर्स के इंटरव्यू लिए, ठीक है, बहुत इंटरव्यू से उन्होंने ये देखा कि क्या वर्कर के एटीट्यूड्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर जब ये इनकी अप्रोच निकल के आई थी, उसके बाद था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, इसमें इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंटरेक्शन वगैरह देखी, ठीक है, इंटरेक्शन सोशली कितने इंटरेक्ट हैं, उससे क्या फर्क पड़, प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ रहा है। तो इन्होंने 4 पार्ट में अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो इसमें नहीं है वो बस पूछ रखा है। तो इल्यूमिनेशन, मास इंटरव्यू लिए थे, बैंक वायरिंग था, रिले असेंबली रूम था, मास असेंबली रूम ये नहीं आएगा, ठीक है, रिले आएगा, मास नहीं आएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, देखो भाई डिस्पर्जन का पार्ट 1 में क्वेश्चन आ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है डिस्पर्जन का, ओके, डिस्पर्जन का ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रोसेस के 3 क्वेश्चन। देखो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये मैंने पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, जो क्या बताता है, स्कैटरनेस या स्कैटरनेस बताएगा, या क्या बताएगा, स्प्रेडनेस बताता है, स्प्रेडनेस बताएगा या स्कैटरनेस बताता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये 2 पार्ट होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट में क्या आएगा, रेंज, क्वार्टाइल, मीन, स्टैंडर्ड। रिलेटिव में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। देखो एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं, जिस ओरिजिनल यूनिट में जो होगा उसी यूनिट में लेंगे, ये इस पे यूनिट डिपेंड होगी कैसे, देखो जैसे एज है, एज को हम किस में लेते हैं, एज को ईयर्स में लेते हैं ना, तो ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल यूनिट होती है, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल यूनिट होगी वही यूनिट हम लेते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल को हम किस में लेते हैं, 1 kg, किलोग्राम में लेते हैं, तो
तो यूनिट सेम होती है इसमें, इसमें यूनिट डिफरेंट हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है, इंडिपेंडेंट यूनिट हो सकती है इसमें। ये जो होते हैं रिलेटिव मेजर, ये परसेंटेज या रेशो फॉर्म में, जैसे 3/5 ये रेशो फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, ये प्योर नंबर में होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है इसमें जो आपको याद रखना है। वो एक चीज़ याद रखनी है और वो बहुत ईजी चीज़ है। देखो जो एब्सोल्यूट होते हैं ना, उनके आगे कहीं भी कोफिशिएंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखो, कहीं भी नहीं है। जो रिलेटिव होते हैं ना, रिलेटिव में सब में क्या लगेगा आगे, वर्ड कोफिशिएंट। देखो सब में क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट। तो आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ कोफिशिएंट लगा हुआ है वो रिलेटिव है, जहाँ कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या था, कौन सा रिलेटिव मेजर, रिलेटिव पूछा हुआ है। देखो कोफिशिएंट कहाँ लगा हुआ है, रिलेटिव वाला कौन सा है जहाँ कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट एक में ही है, तो ये हमारा आंसर है। तो मीन क्या है, एब्सोल्यूट है। अब क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। एब्सोल्यूट का बन सकता है कि विच इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट का पूछ सकता है कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, या क्वेश्चन दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है या नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव। तो ये बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एब्सोल्यूट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को, लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए। और जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पीडीएफ वगैरह जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।